हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पे। तो पहले सभी को बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को मेरी तरफ से। तो बच्चों, हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक संचयन कर रहे थे और वो हमने पूरी बुक अपनी कंप्लीट कर ली है। मुझे आप सबका बहुत बहुत सहयोग मिला है। तो बच्चों, आज मैं फिर से अपनी एक नई पुस्तक क्षितिज को लेकर आपके सामने आई हूँ। जो हमारा पहला चैप्टर है, दो बेलों की कथा, प्रेमचंद्र का। तो आज हम उस चैप्टर को रीड करेंगे, लाइन टू लाइन उसका एक्सप्लेन करेंगे। तो आप अच्छे से देखिए, समझिए और लेसन को कंप्लीट कीजिए। तो लेसन इस प्रकार है, दो बेलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। बुद्धिहीन का मतलब होता है महामूर्ख, यानी मूर्ख। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। तो परले दर्जे का होता है कि अव्वल दर्जे का, यानी महाबेवकूफ़। तो ऐसा हम कई बार ऐसे बोलते हैं, ये तो एकदम गधा है, एकदम गधा है। तो गधे का मतलब होता है बेवकूफ़, यानी बुद्धिहीन। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने वह पदवी उसे दे दी है। तो बच्चों, यहाँ कहा गया है कि जो गधा या बेवकूफ़ी होता है या वो सीधा होता है। तो यहाँ ये भी कह सके, गधा होता है वो एकदम सीधा साधा मतलब होता है, पशु होता है। तो इसलिए उसे बुद्धिहीन या बेवकूफ़ की पदवी दे दी गई है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सींगी का रूप धारण कर लेती है। यानी जब गाय के बच्चा होने वाला होता है ना, तो वो एकदम भयंकर, मतलब ऐसे एकदम शेरनी की भांति बन जाती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना और ना ही देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पे कभी भी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देती। तो बच्चों, जैसे इसमें कहा गया कि गाय अपने सींग से मारती है और कुत्ता है ना, कुत्ते को कुछ भी करो भौं भौं करने लग जाता है। तो जबकि गधा होता है वो बहुत ही सीधा सरल प्राणी होता है। तो इस प्रकार है कि वैसाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पे एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें प्रकाष्ठा पर पहुंच गए, यानी ऊंचाई पे। यानी जो ऋषि मुनि होते हैं उन गुणों से भरपूर कहा जाता है। तो यहाँ कहा गया कि गधे में भी वो गुण है और वो प्रकाश से ऊंचाई पे पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। मतलब गधे में सब अच्छे गुण होते हैं, फिर भी उसका अनादर होता है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दशा थी। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता था। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर मेहनत करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाए तो शायद वे सभ्य कहलाने लगेंगे। तो बच्चों, यहाँ कहा गया है कि जो अफ्रीका जो कंट्री है, यानी जो देश है, उसमें हमारे भारतीयों को बहुत बेवकूफ़ समझा जाता है। जबकि हमारे भारतवर्ष के लोग बहुत सीधे साधे हैं, वो शराब नहीं पीते, अपना पैसा ऐसे कुछ बचा लेते हैं ताकि वो कोई गलत समय आएगा तो उनके लिए उपयोगी होगा। तो इन सब चीज़ों को उनकी मूर्खता बताते हैं, मतलब उन्हें बहुत ही पागल बताते हैं कि ये बेवकूफ़ है। सभ्य कहलाने जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बेल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी मिलते जुले अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया का ताऊ मतलब हो गया बेल। बेल भी बहुत सीधा साधा प्राणी होता है। कुछ लोग बेल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बेल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बेल भी देखने को सामने आते हैं, और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा माना गया है। छुरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। यानी छुरी काची किसी का नाम है और उसके पास 2 बैल थे, एक का नाम था हीरा और दूसरे का नाम था मोती। पर
पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहु दिनों के साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा का में विचार विनिमय करते। तो मूक भाषा होता है कि वो मतलब चुपचाप अपने इशारों से ही बातचीत करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। बच्चों, हम देखते हैं कि जो जानवर, जो पशु पक्षी जो भी होते हैं ना, वो अपना जो प्रेम होता है वो एक दूसरे से मतलब जैसे प्यार करके कर एक दूसरे का से इसमें उनका प्रकट हो जाता है। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विग्रह का मतलब होता है मतलब आपसी भेदभाव या मतलब आपसे झगड़ा, उसके नाते नहीं, केवल विनोद यानी प्रेम के लिए, आत्मीयता के भाव से, यानी आत्मी यानी अपने प्रेम, जो आत्मा का जो एक दूसरे के प्रति समझने का भाव होता है उससे। जैसे दोनों दोस्तों में घनिष्ठता होते ही गोल गप्पा होने लगता है। दोस्तों का यानी दोस्त होते हैं ना, उनमें आपस में प्रेम होता है, फिर भी उनमें आपस में ऐसे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर है। दिन भर के बाद दोपहर यानी संध्या को दोनों खुलते, दोनों एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात है, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बेलों का क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे। मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। मतलब उसको वहाँ अपने घर तक लेके गया ना, तो दांतों पसीना मतलब मुश्किल हो गया उसको वहाँ तक लेके जाना। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर दौड़ते। मारता तो दोनों सींग नीचे करते हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, मगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत भी नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें उस जालिम के हाथों क्यों भेज दिया? ये जो दोनों बेल थे वो ये बात कह रहे थे अपने जूरी को, यानी जूरी यानी वो आदमी जिसको बेलों ने पाल रखा था। उसने बेल को बेच दिया था, इसलिए बेल दुखी होकर कह रहे थे कि हमें तो तुम्हारे पास ही मर जाना कबूल था, तुम्हारी चाकरी में। तो उन्हें गुस्सा आ रहा था। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पे पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसके मुंह में न डाला। दिल भारी हो रहा था। नांद यानी उसको खाना दिया गया ना, तो वो खाना नहीं खाया उन्होंने। दिल भारी हो गया यानी दुखी हो गए थे। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। तो बच्चों मतलब यहाँ कहा गया है कि उनके लिए वो घर नया था, गांव नया था और सारे जो थे वो बेगाने लग रहे थे, बेगाने लग रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, यानी दोनों ने फिर से संकेत वाली भाषा यानी चुप्पी वाली भाषा में बात की। एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। जब गांव यानी कि रात को जब सब लोग सो गए थे, यानी गांव पूरा सो गया था, तो दोनों ने जोर मारकर मतलब जो अब उनको बांधा हुआ था तो उनको छुड़ा के अपने घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत
मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर उन दोनों में इतना समय दूनी शक्ति आ गई थी कि एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। मतलब उनमें जो शक्ति, उनकी जो इतनी ज़्यादा तेज़, मतलब उनमें शक्ति आ गई थी, मतलब वो उनको उतना ज़्यादा वो हो रहा था कि हमें अपने मालिक के घर जाना है। तो उन्होंने इतना जोर लगाया कि उनकी जो रस्सियाँ थी ना वो टूट गई थी। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पे खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। मतलब वो दोनों बैल इतने होशियार थे कि वो वहाँ से चलकर अपने जो पुराना जो झूरी था ना, जहाँ जिसके पास पहले रहते थे, वहाँ आगे, और वहाँ वो मतलब बुरी तरह से उनके वो गर्दन में वो लटकी हुई थी डोरी या जो भी, और वो जो उनके पाँव थे कीचड़ से भर गए थे, और उनके जो मन में, उनकी आंखों में ना उसके प्रति, मतलब झूरी के प्रति विद्रोह भी झलक रहा था और उसके साथ साथ स्नेह वाला विद्रोह था। मतलब उन्हें अपने प्रेम से वंशीभूत होकर अपने मालिक के पास वो आ गए थे। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। मतलब उसको बहुत खुशी हुई कि उसके बैल वापस आ गए। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का दृश्य बड़ा ही मनोहर था। मतलब वो उसके पास आया मालिक और उन्होंने उसे प्रेम किया, मतलब प्रेमालिंगन यानी उनके गले लग गया, और चुंबन यानी ऐसे चूमने लगा। ये दृश्य देखने वाला था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ और कोई चोकर, कोई भूसी। क्या बात थी बच्चों, मतलब वो बैल आ गए ना तो उनका बड़ा स्वागत हुआ, उनको अभिनंदन पत्र दिया गया और उनके लिए खाने की अनेक चीज़ें सब अपने अपने घर से लाई। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इतना प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पे देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम ने किया, भाग खड़े हुए। मतलब उसकी पत्नी दुखी होगी कि कितने खराब है ये, इन्होंने वहाँ पे काम भी नहीं किया और भागा यहाँ। झूरी अपने बैलों पे अपेक्ष न सुन सका। मतलब झूरी को अच्छा नहीं लगा उनको जब नमक हराम कहा गया। चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते, तो उसने ये कह दिया कि हो सकता है उस आदमी ने उनको चारा या दाना दिया ही नहीं, तो इसलिए ये यहाँ आ गई। स्त्री ने रोब से कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। मतलब उसने, पत्नी ने वापिस उस जो झूरी था उसको बदले में ये रोब जब आकर ये बात कही कि तुम ही सिर्फ खाना सिखाते हो क्या, दूसरा कोई खाना खाली पानी पिलाएगा क्या। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे की सिवाय कुछ नहीं दूंगी, चाहे मरे, खाए या मरे। तो जो झूरी की वाइफ थी यानी उसकी पत्नी थी, वो बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई थी। उसको बहुत गुस्सा आया था कि वो ये बैल है ना आगे, और वो अपने पति को बुद्धू बता रही थी कि यार तुम जैसे बुद्धू थोड़ी है जो उनको सहलाते हैं, उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। इनको तो अच्छे से रगड़ कर इनका काम, मतलब इनको निचोड़ लेना चाहिए खेत में काम करा कर। वही हुआ। मंजूर तो कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नान से मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता वे, मालकिन मुझे मार नहीं डालेगी, चुरा कर डाला ने दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी ही कहोगे। मतलब जो झूरी था उन्हें मजदूर को कहा कि इन बैलों को कुछ डाल दो, कुछ खली डाल दो, तो वो नहीं माने। वो कहता मुझे मालकिन से डर लगता है। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब क्यों उसने दोनों को गाड़ी में जोता। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय जो हीरा मोती है ना, ये उन बैलों के नाम थे और वो वापस उनको अपने घर ले गया, उसका साला, झूरी का साला। तो संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चुनी
सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झूरी ने इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता। इसे टिक्कार पर दोनों उड़ने लगते थे। मतलब झूरी उनसे बहुत प्रेम करता था, बहुत ध्यान रखता था। इसलिए यह मार पड़ी आज सामान की व्यथा तो थी ही, उस पे मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव नहीं उठाया। एक बार जब उसे निर्दयी ने हीरा की नाक पे खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो पकड़ाई में न आता। हीरा ने मुँह पकड़ने में ही नहीं आता, वो इतना ज़्यादा उसको ताकत आ गई। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसमें जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बेल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ बचेंगे। तो एक बेल ने दूसरे बेल से आपस में बातें की। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा हूँ। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, तू मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। वो आपस में बातें कर रहे थे। मोती ने दिल ऐंठ कर रह गया और पहुंचा, और दोनों ने पकड़ कर ले चला गया। कुशल हुई कि उसने उस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती की पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। बच्चों, ये कहा गया कि उन दोनों को गुस्सा आ गया था, हीरा मोती को, और वे अब इस तरह थे कि अगर उन्हें कोई मार पड़ती तो पलट कर वो उस पर वार कर देते। तो इसलिए वो जो गया, यानी वो उसका साला था, और उसके साथ जो आदमी था, वो दोनों ने सोचा कि अब हमें इनको ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे उल्टा पड़ जाएगा। आज दोनों के सामने फिर से वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होगी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी। उन बेलों ने सोचा कि यहाँ भी कोई अच्छा आदमी रहता है। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बेलों में से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। यानी लड़की थी, उसकी माँ उसको सौतेली माँ थी जो उसको बहुत मारती थी, इसलिए उससे बेलों से उस लड़की को प्रेम हो गया था, अपनापन महसूस हुआ था। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पे बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की बरकत थी कि 2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पे उठाकर फेंक दूं? लेकिन जानते हो, वे प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पे सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलते ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती रहेगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में नहीं आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई, उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालोगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उस लड़की ने उन बेलों को अपनी भाषा में कहा कि तुम दोनों को मैं खोल देती हूँ कि तुम भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे नाक में वो नाथ डाल दी जाएगी। उसने गराब खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, आप चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन इस अनाथ पे आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बेलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। मित्र यानी हीरा और मोती।
सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान भी नहीं था। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहासा भागे, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ भागना। वही उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया है, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ जाता है तो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड ढोकता चला आ रहा है। मतलब सामने से कोई एक जो सांड था वो आ रहा था। उनको दिखाई दिया, हाँ सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बंगले झांक रहे थे, मतलब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सांड पूरा हाथी है, मतलब बहुत हट्टा कट्टा सांड था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ेंगे तो जान बचती नज़र नहीं आ रही। इसी तरफ आ रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी तो कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। भागना कायरता है तो फिर मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि हम उस दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगड़ देता हूँ, तुम पीछे से रगे दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पे लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था। मतलब सांड अकेला उन दोनों से नहीं लड़ सकता था। वह तो एक शत्रु से मलयुद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा झपटा तो मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेड़ा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर नहीं देते थे। एक बार सांड जल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला गया कि मोती ने बगल में आकर पेट से सींग भोंक दिए। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिए। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उनका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उन्हें छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पे सींग न चलाना चाहिए। क्या बात है बच्चों, मतलब ये हीरा और मोती बहुत ज़्यादा होशियार निकले। उसने सांड को हरा दिया। ये सब ढोंग है, बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सिंचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसे हुए थे, न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। मतलब दोनों एक दूसरे के पक्के साथी थे कि एक पकड़ा गया दूसरा भाग गया, लेकिन फिर भी दूसरा उस भाग गया कि नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं मेरे दोस्त को। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी होश में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी नहीं मिला। समझ में ही नहीं आता था कि ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था, यानी वो जो उसका साला था वो अच्छा था। यहाँ कई भैंसें भी थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। सब जमीन पे मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता नहीं दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी और इसमें भी तृप्ति होती रही।
रात को भी जब कुछ भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जा रहा मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। ये दोनों मोती और हीरा भागने में बहुत माहिर थे बच्चों, तभी तो कभी वहाँ से भाग रहे थे कभी यहाँ से। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दी और जोर मारा तो मिट्टी पर एक चिपट निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इससे दौड़ दौड़कर दीवार पर चोट की तरह हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगे। उसी समय कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उससे कई डंडे रसीद कर दिए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मतलब उसने हीरा को ये करते देखा ना, तो उसको मारा डंडे से और उसको एक मोटी रस्सी से बांधी। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि मैं बंधन में पड़ जाए? जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन में पड़ते जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ ये बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने फिर दीवार उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगे मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहे। मतलब खूब जोर लगाया उन्होंने। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई और दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली और इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक जो के त्यों खड़े थे। बच्चों यहाँ बताया गया है कि मतलब गधा यहाँ कितना मूर्ख प्राणी होता है कि सारे भाग लिए दीवार के गिरते, लेकिन गधा था जूंगा तू ही खड़ा रहे, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो फिर पकड़ लिए जाए तो क्या अर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हम तो डर लगते हैं, हम यहाँ ही पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी भी वहीं खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे। तो मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज फिर विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पे मार पड़े तो क्या चिंता? इतना तो हो ही, 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंदूक के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारी कैसे खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। बस इतना ही काफ़ी था कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे मोटी रस्सी में बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र यहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तन भी उनको नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिया जा रहा था, यही आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठा तक नहीं जा रहा था। ठठरियाँ निकल आई थी, मतलब हड्डियाँ निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तो अब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा? सहसा यानी अचानक से एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत ही कठोर थी, दोनों मित्रों के कूलों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टंटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और फिर सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर भी दया क्यों नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने इस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे? ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम तो आएंगे।
नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पाँव तक नहीं उठा सके। भय के मारे गिरते पड़ते भाग जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पे जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे घास में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल, कोई उछलता, कोई आनंद से पैठा पांगुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बंदी के हाथ पड़े, कैसे दुखी हैं। मतलब जो हीरा मोती थे रास्ते में सबको देख रहे थे कि सब आज़ाद घूम रहे हैं, पशु पक्षी, लेकिन उनको ये नहीं लग रहा था कि हम दोनों बंदी बने हुए हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। ये लो, अब ही हार आया गया। इसी कुएं पे हम पूर चलाने आया करते थे। यही कुआ है, मोती ने कहा। हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो घर भागता हूँ, ये जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नन्ही नन्ही दौड़कर थान पे चलो। नहीं, दौड़कर थान पे चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पे आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ता चला आया। झूरी द्वार पे बैठा धूप खा रहा था। झूरी वही जो जिसे बेल से बहुत प्रेम था, जिसके पास बेल थे। बेलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाए। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वह झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बेलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल है। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए जाते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अधिकार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत है, ये मेरे द्वार पे खड़े हैं। दड़ियल जलाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने लगा, लेके बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पे वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखे और हंसने लगे। जब दड़ियल हारकर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं मारे न छोड़ता। अब न आएगा तो दूर ही में से खबर लूँगा। देखो कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। मर जाऊँगा पर उसके काम तो नहीं आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर से नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहलाने लगा और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह का मालूम हो रहा था। उसी से मालकी ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो बच्चों, ये कहानी बहुत अच्छी थी। दो बैलों की कहानी थी। बैलों ने ये बताया है कि वो बहुत सीधे साधे होते हैं। क्या जो पशु जानवर होते हैं उनकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, सीधेपन का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, आज का चैप्टर थोड़ा लंबा था, आप बोर हो गए होंगे, लेकिन उसको आराम से पढ़िए, समझिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।